हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्रिएटिव स्टूडेंट। वीडियो लेकर आए हैं वो क्लास 12 और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या पॉलिटिकल साइंस के जो एग्ज़ाम होने वाला है तो उसके एक तरीके से मैं 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ और विद आंसर के साथ। जो भी आपके आंसर होंगे वो पॉइंट टू पॉइंट होंगे और इस वजह से मैंने कि जो ये क्वेश्चन है एग्ज़ाम में आने के चांस ज़्यादा हैं। तो स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हो और आपने तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे देखिए सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें और जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि जो भी वीडियो आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से पहुँच सके। तो स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है अयोध्या विवाद। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक करेंट का टॉपिक भी मान सकते हैं और ये टॉपिक एग्जाम में आ सकता है। तो इसका आंसर जो है फर्स्ट पॉइंट वो है अयोध्या विवाद का संबंध अयोध्या में स्थित विवादित ढांचे बाबरी मस्जिद से है, जिसका निर्माण 1528 में कराया गया या आप कह सकते हैं 16वीं शताब्दी में मीर बाकी ने यहाँ पर मस्जिद का निर्माण कराया था। नेक्स्ट है हिंदू समुदाय ने इस स्थान को पवित्र मानते हैं क्योंकि ये इनके अनुसार यहाँ पर श्री राम का जन्म हुआ था। और ये मामला जो है 1885 में जिला न्यायालय के पास पहुँचा था और 1934 में मस्जिद क्षतिग्रस्त हो गई। 1940 में मस्जिद पर ताला लगा दिया गया और फिर इसके बाद जो मैं आपको बता रहा हूँ 1950 में रामलला के पूजा के अधिकार के लिए मुकदमा दायर हुआ और 16 जनवरी 1950 को मुकदमा करने का आदेश आया और 1 फरवरी 1986 में ताला खोला गया। तो ये एक तरीके से विवाद चलता रहा और इस विवाद के अदालती मुकदमे का रूप धारण कर लिया और भाजपा ने इसे चुनावी मुद्दा एक तरीके राजनीतिक मुद्दा बनाया और इस समाधान अब सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद हो गया है। दिसंबर 1992 की अयोध्या घटना के क्या प्रभाव हुए, तो इसमें प्रभाव आप सकते हैं क्या प्रभाव हुआ। बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद भाजपा सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था और देश में सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गया था। केंद्र सरकार द्वारा जांच आयोग की नियुक्ति की गई और ज़्यादातर राजनीतिक दलों द्वारा घटना की निंदा की गई और 2019 को सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा और 40 दिन और 200 घंटे तथा 145 पेज में 9 नवंबर 2019 को फैसला आया और तमाम बातों के बाद विवादित स्थल जो था रामलला का हक बताया, क्योंकि यहाँ पर एक तरीके से रामलला मतलब राम का जन्म हुआ था इसलिए इसका हक बताया। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मैंने आपको एक तरीके पॉइंट एक्स्ट्रा भी क्लियर किए हैं और इसमें जो पॉइंट टू पॉइंट आंसर था वो भी मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है राम मनोहर लोहिया का भारतीय राजनीति में क्या योगदान था। तो फर्स्ट है राम मनोहर लोहिया का जन्म 23 मार्च 1910 को उत्तर प्रदेश में हुआ था और राम मनोहर लोहिया एक समाजवादी नेता और विचारक थे। ये स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य भी रहे। 1963 में 1963 से लेकर 1967 मतलब कि 1963 से लेकर 1967 तक यह लोकसभा के सांसद रहे और मैनाकाइंड और वन नामक पत्रिकाओं के संपादक रहे और उन्होंने पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने की वकालत भी की। लोहिया भारतीय समाज के लिए पूंजीवादी और समाजवाद दोनों का समान रूप से अप्रासंगिक मानते हैं। लोहिया के अनुसार समाजवाद की पार्टी के 3 प्रतीक होने चाहिए: कुदाल, वोट और जेल। कुदाल मतलब प्रयास करने के लिए तैयार, वोट मतलब मतदान की शक्ति और जेल मतलब बलिदान करने की इच्छा। ये एक तरीके से इसके मतलब कि जो पार्टी के 3 प्रतीक बताए हैं उन्होंने राम मनोहर लोहिया ने। नेक्स्ट है उन्होंने राजनीतिक तथा समाजवाद के 4 स्तंभों का वर्णन भी किया है। पहला है केंद्र, क्षेत्र और जिला और ग्राम। इन्होंने 4 एक क्षेत्रों का वर्णन किया है स्तंभों का मतलब। और चौथे आम चुनाव के वक्त वो दल और विचारधारा अथवा अपने कार्यक्रम के आधार पर एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। उन्होंने एकजुट होकर कुछ अन्य राज्यों में कांग्रेस विरोधी मोर्चा बनाया और वक्त समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने इसे रणनीति को गैर कांग्रेसवाद का नाम दिया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है जयप्रकाश नारायण का भारतीय राजनीति में योगदान। जयप्रकाश नारायण सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक रहे और 1942 में के भारत छोड़ो आंदोलन के नायक भी रहे हैं। नेहरू के उत्तराधिकारी के रूप में देखे गए लेकिन उन्होंने नेहरू मंत्रिमंडल में शामिल होने से इनकार कर दिया था। 1950 में सक्रिय राजनीति छोड़ी और भूदान आंदोलन के सक्रिय नेता भी रहे और नागालैंड के नागा विद्रोहियों के सुलह के लिए बातचीत की और उन्होंने कश्मीर में शांति बहाल करने का प्रयास किया। जेपी ने ही चंबल के डकैतों को आत्मसमर्पण कराया। बिहार में हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन के प्रमुख नेता रहे। जो छात्र आंदोलन हुआ था उसका उन्होंने एक तरीके से नेतृत्व किया और वह यह आपातकाल के विरोध में के प्रतीक बन गए और ये जनता पार्टी के गठन के प्रेरणा स्रोत भी रहे। तो ये मैंने जो अभी बताया है, पहला है जयप्रकाश नारायण के भारतीय राजनीति में योगदान। यदि जयप्रकाश नारायण के बारे में कोई क्वेश्चन आता है, राम मनोहर लोहिया के बारे में क्वेश्चन आता है तो आप एक तरीके से इन पॉइंटों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट बताया कि वो सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक रहे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के नायक भी रहे और नेहरू उत्तराधिकारी के रूप में देखे गए लेकिन उन्होंने नेहरू मंत्रिमंडल में शामिल होने से इनकार कर दिया था और 1955 में
राजनीति छोड़ी और भूदान आंदोलन के सक्रिय नेता रहे। नागालैंड के नागा विद्रोहियों के सुलह के लिए बातचीत की। उन्होंने कश्मीर में शांति के लिए प्रयास भी किए। जेपी ने भी चंबल के डकैतों को आत्मसमर्पण कराया और बिहार में हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन का प्रमुख नेता रहे और ये आपातकाल के विरुद्ध के प्रतीक बन गए। इसके आगे जो पॉइंट है 8th पॉइंट वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। 8th पॉइंट है ये जनता पार्टी के गठन के प्रेरणा स्रोत भी रहे और जयप्रकाश नारायण आज़ादी के बाद के भारत में पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने विशेष रूप से गुजरात और बिहार युवाओं की भागीदारी के माध्यम से भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया। संपूर्ण क्रांति के लिए उन्होंने आह्वान में नैतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक और परिस्थिति परिवर्तनों को शामिल करने की मांग भी की। 1975 में जेपी ने सांसद मार्च का नेतृत्व किया और इसलिए सिलसिले में उनको गैर कांग्रेसी दलों का साथ मिला और उन्होंने एक तरीके से इंदिरा हटाओ का नारा भी दिया। तो एक तरीके से जयप्रकाश नारायण का मैंने आपको पॉइंट बताया शॉर्ट तरीके से। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। जो दीनदयाल जो उपाध्याय जी हैं वो भारतीय जनसंघ के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय दार्शनिक, समाजशास्त्री और अर्थशास्त्री और राजनेता थे। तो आपको लिखना है कि दार्शनिक, समाजशास्त्री और अर्थशास्त्री और राजनेता थे। 1942 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्णकालिक कार्यकर्ता रहे। वे भारतीय जनसंघ पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे। दीनदयाल उपाध्याय जी पहले भारतीय जनसंघ के महासचिव बने, फिर पार्टी के अध्यक्ष बने। नेक्स्ट जो 4th पॉइंट है, इस पार्टी ने एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर जोर दिया। और 5th पॉइंट है, इनका मानना था कि देश भारतीय संस्कृति और परंपरा के आधार पर ही आधुनिक, प्रगतिशील और ताकतवर बन सकता है। इनका मानना था कि भारत पाकिस्तान के एक करके अखंड भारत को बनाना चाहिए और ये अंग्रेजी को हटाकर हिंदी को राजभाषा बनाने के पक्ष में थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक दार्शनिक थे और उनका द्वारा प्रस्तुत दर्शन एकात्मक मानवतावाद को कहा जाता है, जिसका उद्देश्य एक स्वदेशी सामाजिक आर्थिक मॉडल प्रस्तुत करना था और जिसमें मानव विकास केंद्र में रहता है। एकात्मक मानव का उद्देश्य व्यक्ति और समाज की ज़रूरतों को संतुलित करते हुए हर इंसान के लिए सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करना। तो ये मैंने इसके 7 पॉइंट बताए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट, आप एग्जाम में एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको, इन पॉइंटों को लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका 5 शाहबानो प्रकरण। ये मामला 1985 का है और शाहबानो जो है 62 वर्षीय एक मुस्लिम महिला थी जिसके पति ने उसको तलाक दे दिया था। ऐसे में शाहबानो ने गुजारा भत्ता हासिल करने के लिए अदालत में अर्जी दायर की और सर्वोच्च न्यायालय ने उसके हक में फैसला सुनाया। और कुछ पुरातनपंथी जो मुसलमान ने अदालत में के इस फैसले को अपने पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप बताया। तो ये शाहबानो प्रकरण था, एग्जाम में ये भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 6th क्वेश्चन। 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों माना कहा जाता है? पहला, गरीबी और बेरोजगारी, अकाल, सांप्रदायिकता और क्षेत्रीय विभाजन, चीन से युद्ध, 2 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु, पाकिस्तान से युद्ध। अब ये क्वेश्चन आता है लाल बहादुर शास्त्री के समय भारत में, लाल बहादुर शास्त्री के समय उनकी चुनौती क्या थी, मतलब लाल बहादुर शास्त्री जब प्रधानमंत्री बने तो उस समय क्या क्या चुनौती थी वो आप उनमें भी एक तरीके से पॉइंट एक्सप्लेन कर सकते हो। और मानसून की असफलता थी और उत्पादन में एक तरीके कमी देखने को मिली। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आ सकता है इसके बेस पर, वो है इंदिरा गांधी के समय क्या क्या चुनौती थी, तब भी आप इन पॉइंटों को कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं और कुछ और भी पॉइंट है जिनको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप एग्जाम में क्वेश्चन आए तो छोड़ के ना सकें। तो 1960 के दशक में खतरनाक दशक क्यों माना था, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 2014 के चुनाव में भाजपा की जीत से गठबंधन सरकारों का अंत हो गया। इस कथन में पक्ष और विपक्ष में तर्क दीजिए। पहला है 1984 के बाद पहली बार केंद्र में एक दल की, मतलब कि भाजपा दल की सरकार बनी। बहुमत से कांग्रेस का सफाया हो गया, उम्मीदवार क्षेत्रीय दल के कमज़ोर होते हुए दिखाई दिए। नेक्स्ट विपक्ष में है पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लेने के बाद भाजपा का एनडीए के साथ लेकर चलना शुरू हो गया। 3 क्षेत्रीय दल तृणमूल कांग्रेस, बीजू जनता दल और अनामदमुकु का अपने अपने राज्यों में पूर्ण वर्चस्व कायम रहा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन वो क्या है, नेक्स्ट जो 8th क्वेश्चन है वो है मंडल कमीशन का अध्यक्ष कौन था और इसके द्वारा की गई किसी एक सिफारिश का वो उल्लेख कीजिए। तो मंडल कमीशन के बारे में आता है, या मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे, या विंदेशी प्रसाद कौन थे। तो अब एक तरीके से मैं आपको पॉइंट बताऊंगा वो आप उन क्वेश्चन में लिख सकते हैं आंसर। नेक्स्ट है पहला जो पॉइंट है, मंडल आयोग के अध्यक्ष का नाम श्री विदेश्वरी प्रसाद मंडल था। बीबी मंडल का जन्म 1918 में हुआ और वह 1967 से 1970 और 1977 से 1979 में बिहार के सांसद चुने गए। सिफारिशी क्या थी, उन्होंने दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता की। इस आयोग ने अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने की सिफारिश की थी और सरकारी नौकरियों में 27% सीट आरक्षित करने की सिफारिश की गई। और ये वह बिहार के समाजवादी और
1982 के में उनका देहांत हो गया था और नेता के रूप में प्रसिद्ध पाए गए। 1968 में वह 1.5 महीने तक एक तरह बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे और वह 1977 में जनता पार्टी में भी शामिल हुई। ये पॉइंट पहले लिख सकते हैं और ये पॉइंट जो है 4th पॉइंट वो लास्ट में आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है नीति आयोग जो है, नीति आयोग का विस्तृत नाम एक तरीके से क्वेश्चन फर्स्ट टाइम में आ चुका है इसके बेस पर, मगर ये क्वेश्चन ये जो लास्ट का चैप्टर जो आपके उसके बेस पर है। तो फर्स्ट पॉइंट है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर द ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और सेकंड पॉइंट है नीति आयोग की स्थापना योजना किस जगह पर की गई थी। योजना की स्थापना 1950 को की गई थी और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में की गई और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी थे। नेक्स्ट है आपातकाल के प्रमुख कारण क्या थे। पहला आर्थिक कारण, छात्र आंदोलन, नक्सलवादी आंदोलन, रेल हड़ताल, न्यायपालिका के संघर्ष। अब इसमें मैं आपको बताऊंगा आर्थिक कारक क्या थे। आर्थिक कारक ऐसे आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, मगर मैं आपको आर्थिक कारक के बारे में बताऊंगा। तो और ये छात्र आंदोलन क्या था, नक्सलवादी आंदोलन क्या था, इनके बारे में एक्सप्लेन करूंगा ताकि इनके ऊपर अलग से क्वेश्चन आता है तो आप इनको एक्सप्लेन कर सके। तो पहले आर्थिक कारक क्या थे, फर्स्ट जो पॉइंट है आर्थिक कारक था जिसमें गरीबी हटाओ का नारा कुछ खास नहीं रहा और बांग्लादेश के संकट से भारत की अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ पड़ा और अमेरिका ने भारत को हर तरह की सहायता देना बंद कर दी थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल कीमतों में के बढ़ने से विभिन्न चीज़ों की कीमतें बढ़ गई थी। औद्योगिक विकास की दर बहुत कम हो गई और शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी बढ़ गई। तो ये आर्थिक कारण था आपातकाल के। नेक्स्ट है छात्र आंदोलन, जिसमें गुजरात में छात्रों ने खाद्यान्न तेल में अन्य आवश्यकता वस्तुओं में बढ़ती कीमतों के और तथा उच्च पदों पर व्यापक भ्रष्टाचार के खिलाफ जनवरी 1974 में आंदोलन शुरू किया और ये आंदोलन एक तरीके से काफ़ी लंबा फैला और इसमें मार्च 1974 में बढ़ती कीमतों के खाद्य के अभाव में बेरोजगारी भ्रष्टाचार के खिलाफ बिहार में भी छात्र आंदोलन ने आंदोलन शुरू कर दिया और जयप्रकाश नारायण ने इसकी भूमिका अदा की। और जयप्रकाश नारायण जो थे जेपी ने इस आंदोलन का नेतृत्व 2 शर्तों पर स्वीकार किया कि आंदोलन का हिंसात्मक होगा और यह बिहार तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि अपितु पूरे राष्ट्रव्यापी होगा, राष्ट्र में पूरे राष्ट्र में फैलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति द्वारा सच्चे लोकतंत्र की स्थापना की बात भी कही थी। नेक्स्ट है जेपी ने भारतीय जनसंघ, कांग्रेस और भारतीय लोकदल सोशलिस्ट पार्टी जैसे गैर कांग्रेसी दलों के समर्थन से संसद मार्च का नेतृत्व भी किया था और इसे संपूर्ण क्रांति के नाम से जाना गया। तो क्वेश्चन आ सकता है इसे संपूर्ण क्रांति क्या थी, जिसमें एक तरीके से उन्होंने आंदोलन शुरू किया था, छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था और इसमें उन्होंने संपूर्ण क्रांति के द्वारा सच्चे लोकतंत्र की स्थापना की। और जेपी ने भारतीय जनसंघ और कांग्रेस और भारतीय लोकदल सोशलिस्ट पार्टी गैर कांग्रेसी दलों के समर्थन से संसद मार्च का नेतृत्व किया, जिसे संपूर्ण क्रांति के नाम से जाना गया। नेक्स्ट जो है वो है नक्सलवादी आंदोलन। तो ये इसके ऊपर भी टॉपिक आ सकता है। नक्सल इसी अवधि में संसदीय राजनीति में विश्वास न रखने वाले कुछ मार्क्सवादी समूहों की सक्रियता बढ़ी और इन समूहों ने मौजूदा राजनीतिक प्रणाली पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए हथियार और राज्य के विरोधी तरीका सहारा लिया। इसके जो 2 पॉइंट है इसमें पहला बताया गया कि संसदीय राजनीति में विश्वास न रखने वाले कुछ मार्क्सवादियों को समूह सक्रिय बढ़ गई और इन समूहों ने मौजूदा राजनीतिक प्रणाली और पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए हथियार और राज्य विरोधी तरीकों को सहारा लिया। इसका जो 3rd पॉइंट है वो है 1967 में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लोग के नेतृत्व में पश्चिमी बंगाल में दार्जिलिंग जिले में नक्सलवादी इलाके में किसानों ने हिंसक विद्रोह किया, इसी से नक्सलवादी आंदोलन के रूप से जाना गया था। 1969 में चारों मजूमदार के नेतृत्व में भी सीपीआई पार्टी का गठन किया गया और इस पार्टी ने क्रांति की गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई और नक्सलियों ने धनी भूस्वामियों से फलस्वरूप बलपूर्वक जमीन छीनकर गरीब भूमिहीन लोगों को दे दी। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका क्वेश्चन आ सकता है कि आपातकाल के प्रमुख कारण क्या थे, जिसमें से आपको मैंने आर्थिक कारक बताया, छात्र आंदोलन बताया, नक्सली आंदोलन और रेल हड़ताल, जिसमें लिख सकते हैं आपकी रेल हड़ताल की गई, कर्मचारी होते हैं हड़ताल पे बैठ गए और जिससे एक तरीके से उनकी जो पेंशन थी वो रुकी हुई थी, उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई। तो ये पॉइंट आप एक्सप्लेन कर सकते हैं और आपातकाल के क्या परिणाम निकले वो भी क्वेश्चन आ सकता है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 11th क्वेश्चन, वो है नई आर्थिक नीति। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1981 में श्री वीपी नरसिम्हा के नेतृत्व वाली सरकार, जिसमें के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, उन्होंने लागू की थी। उद्देश्य नीति में अर्थव्यवस्था के उदारीकरण और निजीकरण पर बल देना, लाइसेंस कोटा परमिट समाप्त कर दिया गया और आर्थिक विकास पर बल दिया गया। आर्थिक विकास में आने वाली रुकावटों को रोका गया। नेक्स्ट अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो नई आर्थिक नीति पर आएगा तो पहला आपको लिखना है कि इसका जो स्थापना थी या किसने लागू की थी। 1981 में मनमोहन सिंह की सरकार ने लागू की थी। उद्देश्य था अर्थव्यवस्था के उदारीकरण और निजीकरण पर बल देना, लाइसेंस कोटा परमिट समाप्त कर देना, आर्थिक विकास पर बल देना,
आर्थिक विकास में आने वाली रुकावटों को रोकना, अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ना। ये 6 पॉइंट है जिनको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन है, 1967 के चुनाव में राजनीतिक पर्यवेक्षक ने राजनीतिक भूकंप की संज्ञा क्यों दी? पहला है पॉइंट इसका, 1967 के चुनाव में कांग्रेस को जैसे तैसे लोकसभा में बहुमत मिला और विधानसभा के मतलब कि 9 राज्यों में सरकार बनाई, जिसमें 7 राज्यों में से जिसमें बहुमत ना मिल पाने के कारण विधानसभा के चुनावों में 7 राज्यों में बहुमत ना मिलने पाने के कारण अन्य 2 राज्यों में दल बदल के कारण सरकार नहीं बन पाई। तो एक तरीके से आप लिख सकते हैं 7 राज्यों में उन्होंने सरकारें और 2 राज्यों में उन्होंने गठबंधन सरकारें बनाई। ऐसा आज़ादी के बाद पहली बार हुआ, इसलिए राजनीतिक पर्यवेक्षक ने इसे चुनाव परिणाम को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 13, वो है भारतीय राजनीति के में दल बदल क्या था, इसका अभिप्राय क्या है, उसके 2 अवगुण बताइए। तो इसके क्वेश्चन बेस पर आ सकता है कि आयाराम गयाराम क्या था, तो ये क्वेश्चन भी इसमें ऐड होकर आ सकता है। जो भारतीय राजनीति में दल बदल से क्या अभिप्राय है, तो जब कोई जनप्रतिनिधि किसी एक पार्टी से दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है तो उसको दल बदल कहते हैं। और चुनाव जीतने के बाद उस दल को छोड़कर किसी दूसरे दल में शामिल हो जाए तो इसे दल बदल कहते हैं। या आप लिख सकते हैं, सिंपल लैंग्वेज लिख सकते हैं, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में शामिल होना दल बदल की नीति कहलाती है। और इसके विरोध में 1989 में कानून बना था दल बदल के। अब 2 अवगुण क्या हैं, दल बदल में राजनीतिक अस्थिरता को बढ़ावा मिलता है क्योंकि कई बार सरकार अलमत में आ जाती है, अलमत मतलब कम वोटों में आ जाती है और सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। दल बदल से नेताओं में अनुशासनहीनता की में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है गैर कांग्रेसी से क्या अभिप्राय है। राम मनोहर लोहिया ने तर्क दिया था कि कांग्रेस का शासन अलोकतंत्री और गरीब लोगों के हितों के खिलाफ है, इसलिए गैर कांग्रेस दलों का एक साथ आना जरूरी था। सभी गैर कांग्रेस दल एक साथ मिलकर मतलब कि जो भी अपोजिशन पार्टी थी सारी मिलकर एक तरीके कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़े ताकि गरीबों के हक में लोकतंत्र को वापस लाया जा सके, तो उसे गैर कांग्रेसी बात के नाम से जाना गया। नेक्स्ट है सिंडिकेट क्या था। सिंडिकेट कांग्रेस के अंदर अनुभवी और दिग्गज प्रभावशाली नेताओं का एक समूह था। इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में सिंडिकेट का महत्वपूर्ण योगदान था। सिंडिकेट के प्रमुख कामराज थे और इसका सबसे सिंडिकेट क्या था, जिसमें एक तरीके प्रभावशाली जो नेता थे उन्होंने अपना एक अलग से गठबंधन बनाया था कि आप प्रभावशील हो चुकी है एक तरीके से इंदिरा गांधी जो है, उनके खिलाफ उन्होंने एक गुट बनाया जिसको सिंडिकेट के नाम से जाना गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है छात्र आंदोलन की व्याख्या। क्वेश्चन आ सकता है छात्र आंदोलन क्या है, या गुजरात और बिहार छात्र आंदोलन की व्याख्या करने का वर्णन करने के लिए आ सकता है। तो इसमें मैंने आपको गुजरात आंदोलन और एक बिहार आंदोलन अलग तरीके से समझाऊंगा। तो पहला पॉइंट है गुजरात का छात्र आंदोलन। गुजरात और बिहार दोनों जगह कांग्रेस की सरकारें थी। 1974 में जनवरी माह में गुजरात के छात्रों ने खाद्यान्न और खाद्य तेल अन्य वस्तुओं की बढ़ती कीमत तथा भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया और आंदोलन में बड़ी राजनीतिक पार्टी शामिल हुई और गुजरात में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। विपक्षी दलों ने दोबारा चुनाव की मांग की। मोरारजी देसाई ने कहा कि अगर चुनाव नहीं हुए तो भूख हड़ताल करेंगे। नेक्स्ट दबाव में 1975 में चुनाव कराए गए और कांग्रेस की हार हो गई। अब वह बिहार छात्र आंदोलन क्या था। मार्च 1974 में बिहार में छात्रों ने आंदोलन छेड़ दिया और बढ़ती कीमतों, बेरोजगारी, खाद्यान्न, भ्रष्टाचार, जयप्रकाश नारायण के निमंत्रण भेजा गया छात्रों ने। और जयप्रकाश नारायण ने अवधि में समावेश बन चुके थे, समाज सेवी बन चुके थे और सक्रिय राजनीति छोड़ दी थी। और जेपी ने नियंत्रण स्वीकार किया, लेकिन इस बात पे किया कि जो आंदोलन होगा वह हिंसात्मक होगा और ये बिहार तक सीमित नहीं बल्कि हर जगह फैलेगा। जीवन के हर क्षेत्र में लोगों को आंदोलन में शामिल हुए और इस आंदोलन संपूर्ण क्रांति के नाम से जाना गया। क्वेश्चन आता है कि बिहार आंदोलन, गुजरात आंदोलन, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं अलग अलग तरीके से। यदि आता है छात्र आंदोलन का वर्णन करें तो उसमें बिहार गुजरात दोनों मिक्स करके लिख सकते हैं। कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन एक तरीके से छात्र आंदोलन पे है और दोनों में ही एक तरीके छात्रों ने एक तरीके से बढ़ती कीमतों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है चौथा आम चुनाव क्या था। भारत में चौथा आम चुनाव 1967 में हुआ और देश की स्थिति पहले से अलग थी। इस बार कांग्रेस के सामने गैर कांग्रेसवाद के रूप में एक नई चुनौती थी। चौथे आम चुनाव में के समय देश की स्थिति 2 युद्धों का सामना, एक तो चीन 1962 और पाकिस्तान 1965, तो एक तरीके 2 युद्धों का सामना करना पड़ा। 2 बड़े नेताओं की मृत्यु, जवाहरलाल नेहरू और लालू शास्त्री की। शास्त्री आर्थिक समस्या, खाद्यान्न संकट, विदेशी मुद्रा में कमी, सैन्य खर्चों में वृद्धि, अनुभवहीन प्रधानमंत्री। तो इस तरीके से जो चौथा आम चुनाव हुआ वो इसमें सबसे मेन जो था वो था कि जो चुनाव था उसमें स्थिति पहले ऐसी नहीं थी। कांग्रेस के सामने गैर कांग्रेसवाद का एक नई चुनौती थी और 2 युद्धों का सामना करना पड़ा। 2 नेताओं की मृत्यु हो चुकी थी और खाद्य संकट जो शास्त्री के समय थी, उन्होंने एक तरीके अपने रेल दुर्घटना के आधार पर उन्होंने अपने प्रधानमंत्री से इस्तीफा दे दिया था और रेल मंत्री से इस्तीफा दे दिया था। तो ये आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका 4th पॉइंट क्या है,
फोर्थ पॉइंट है आम चुनाव 1967 देश में की खराब स्थिति का और अनुभवहीन नेता होने के कारण विपक्ष को कांग्रेस को सत्ता से हटाने का एक मौका मिला। राममनोहर लोहिया ने कांग्रेस की सरकार को अलोकतंत्र और गरीबों के विरोध में बताया कर विपक्ष के साथ आने को कहा ताकि देश व्यवस्था वापस ले जा सके। राममनोहर लोहिया ने इसे गैर कांग्रेसवाद का नाम दिया। विपक्ष के साथ चुनाव लड़ने का आह्वान किया। देश में चुनाव हमेशा की तरह आराम से हो गए, पर उनके नतीजे जो थे वो चौंका दे दिया गया। कांग्रेस को केंद्र और राज्य दोनों जगह ही गहरा धक्का लगा। कांग्रेस किसी तरह लोकसभा में सरकार बनाने में सफल रही और सीटों और मतों की संख्या दोनों में गिरावट आ गई। कांग्रेस कई बड़े नेता चुनाव में हार गए थे कांग्रेस के, और कांग्रेस 9 राज्यों में सरकार नहीं बना सकी, जिसमें 7 राज्यों में कांग्रेस की बहुमत नहीं मिला और 2 राज्यों में वो दल बदल के कारण एक तरीके से कांग्रेस सरकार बना पाई। नेक्स्ट है गठबंधन की परिघटना सामने आई और 1967 में के चुनाव के बाद 1967 के चुनाव में खराब प्रदर्शन ही के बाद कांग्रेस के अंदर भी कुछ समस्याएं होने लगी और इंदिरा गांधी ने कांग्रेस में अपनी जगह बनानी शुरू कर दी थी, और जिस वजह से सिंडिकेट और इंदिरा गांधी के बीच मतभेद होने लगे और इंदिरा गांधी ने कांग्रेस को अपने अनुसार चलाना शुरू कर दिया और सिंडिकेट को ये बात पसंद नहीं आई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 1967 के चुनाव के बाद। ये था कि 1967 का जो चुनाव हुआ वो उसका प्रभाव क्या रहा था उसके बारे में बताया। अब उसके बाद क्या हुआ, 1967 के चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद कांग्रेस के अंदर समस्या बनने लगी। इंदिरा गांधी ने कांग्रेस में अपनी जगह बनानी शुरू कर दी थी, जैसे कि जो ऊपर पॉइंट बताया गया है। इंदिरा गांधी ने कांग्रेस में अपना चलाना शुरू कर दिया, सिंडिकेट को ये बात पसंद नहीं। तो मतलब ये जो मैं आपको बता रहा हूँ दोबारा रिपीट, तो आप इस पॉइंटों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, 19 क्वेश्चन है 5वां आम चुनाव की व्याख्या करें। फरवरी 1971 में देश में 5वें आम चुनाव हुए। इस बार मुकाबला तथा कांग्रेस और कांग्रेस आर के बीच में सभी का मानना था कि कांग्रेस की असली ताकत कांग्रेस ओ के हाथों में है। इसी बीच सभी गैर कांग्रेसी और गैर साम्यवादी पार्टियों ने गठबंधन में बनाया, जिसे ग्रैंड अलायंस कहा गया, और चुनावी प्रचार की प्रक्रिया शुरू हुई और इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया और विपक्ष ने इंदिरा हटाओ का नारा दिया। चुनाव के परिणाम क्या हुए, पहला परिणाम ये हुआ कि देश में चुनाव हुए और चुनावों के परिणाम के एक बार फिर से सबको चौंका दिया, और इस चुनाव में कांग्रेस आर ने सीपीआई के साथ गठबंधन बनाया और इन दोनों ने गठबंधन ने देश में सबसे ज़्यादा सीट हासिल की और गठबंधन को कुल मिलाकर 375 सीटें मिली, जिसमें से सिर्फ कांग्रेस आर को 352 सीटें मिली। दूसरी तरफ कांग्रेस ओ और महाजोट का पूरी तरह सफाया हो गया और कांग्रेस ओ जो को केवल 16 सीट मिली और महाजोट सिर्फ 40 सीटें में ही जीत सका, जो को महाजोट मतलब ग्रैंड अलायंस जो था। इस तरह कांग्रेस ओ और इंदिरा गांधी ने वापसी की। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ सकता है बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, रूस की भौगोलिक और सैन्य राजनीतिक आर्थिक विशेषता क्या थी। पहला है भौगोलिक स्थिति के बारे में बात करते हैं। ये पूर्वी यूरोप और उत्तरी एशिया में स्थित एक विशाल देश है, विश्व का सबसे बड़ा देश है, और इतना विशाल होने के बाद भी इसकी जनसंख्या विश्व के 7वें स्थान पर है। और रूस की राजधानी मॉस्को है, और रूस की जो भाषा है और मुद्रा है, भाषा जो है वो है रूसी और राष्ट्रीय मुद्रा जो है रूबल है। सैन्य शक्ति जो है इसकी विशेषता, इसके पास विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सेना है और यह एक परमाणु संपन्न देश है, और तकनीक के विकसित होने के कारण उसके पास बहुत आधुनिक हथियार मौजूद हैं और यह हथियार एक बहुत बड़ा निर्यातक देश भी है। कुल रूसी हथियारों के निर्यात में भारत का 25% हिस्सा है। इसकी सेना आधुनिकीकरण की दिशा में प्रगति करना जारी रखा है और इसके पास दुनिया का 4था सबसे बड़ा रक्षा बजट है। नेक्स्ट जो वो है पॉइंट वो है रूस की आर्थिक विशेषताएं। तो ये आपने इससे पहले आपने बड़ा रूस की सैन्य विशेषता, अब है आर्थिक विशेषता। दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और इसकी अर्थव्यवस्था मूल रूप से प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निर्यात के लिए उन्मुक्त है, ज़्यादातर तेल, और लेकिन विश्व तेल की कीमतों में भारी गिरावट के बाद रूसी अर्थव्यवस्था मंदी में चली गई और जो अभी तक समाप्त नहीं हुई है। राजनीतिक विशेषता क्या है रूस की, वो 1993 में संविधान इसको एक गणतांत्रिक सरकार के साथ लोकतांत्रिक संघात्मक और कानून पर आधारित देश घोषित करता है और ये यूएन का एक स्थायी सदस्य है जिसके पास वीटो पावर है। यहाँ के वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं वो है व्लादिमीर पुतिन, जिसके राष्ट्रपति जो है पुतिन है, और यहाँ पर भी सामान्य रूप से चुनाव होते हैं और नेताओं का चुना जाता है। नेक्स्ट है इसराइल का संक्षिप्त में उल्लेख करने के लिए आ सकता है तो आर्थिक, राजनीतिक व सैन्य स्थिति। इसराइल कब आज़ाद हुआ, पहला तो है 14 मई 1948 में देश बना। इसराइल की राजधानी यरूशलेम है और इसराइल की प्रमुख भाषा
हिब्रू है और दाहिने और से बाएं लिखी जाती है। इज़राइल में 18 अरब लोग अरब रहते हैं। इज़राइल की 90 लाख की आबादी 20%, जिसमें अरब मुस्लिम है, मतलब आबादी जो है 20% है, 90 लाख की आबादी में 20% है, और 18 लाख इसको बोला गया है और अरब मुस्लिम है। ये देश के दक्षिणी पश्चिमी एशिया में स्थित है और यहाँ प्रमुख रूप से यहूदी रहते हैं और इज़राइल को यहूदी की भूमि भी कहा जाता है। तो ये आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ जो आप एग्ज़ाम में इनको लिख सकते हैं इस तरीके से। और ये क्वेश्चन ये नया टॉपिक है जो एक तरीके एग्ज़ाम मतलब कि बुक में ऐड हुआ है। नेक्स्ट है, यहाँ के निवासियों को इजरायली कहा जाता है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं। इजराइल की आर्थिक स्थिति क्या है? इजराइल को आर्थिक और औद्योगिक विकास के दक्षिण पश्चिमी एशिया के मध्य पूर्व में सबसे उन्नत देश माना जाता है। यहाँ की उच्च गुणवत्ता शिक्षा के कारण ही प्रौद्योगिकी और आर्थिक क्षेत्र में तेज़ी से विकास हो रहा है। और सीमित प्राकृतिक संसाधनों के बावजूद भी पिछले दशकों में कृषि औद्योगिक क्षेत्रों के गहन विकास ने इजराइल को खाद्य उत्पादन में काफ़ी हद तक आत्मनिर्भर बना दिया है। जीडीपी के आधार पर इसका विश्व में 21वां स्थान है और 2016 में इसका निर्यातक 51.61 मतलब 51.61 अरब डॉलर तक पहुंच गया। और प्रमुख निर्यातक में मशीनरी और उपकरण, सॉफ्टवेयर, कृषि उत्पाद और रसायन, वस्त्र, परिधान शामिल हैं। व्यापार के क्षेत्र में भी यह अपने आकार और हिसाब से बहुत बड़ा ज़्यादा आगे है। और विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में ये इजराइल विश्व के अग्रणी देश में से एक है। यहाँ कृषि तकनीक बहुत ज़्यादा उन्नत है। नेक्स्ट है इजराइल की सैन्य शक्ति। इजराइल की सेना में लगभग 35 लाख सैनिक हैं और वहाँ के सभी छात्रों के लिए इजराइल डिफेंस फोर्स से जुड़ना अनिवार्य होता है। 18 साल तक अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई करने के बाद छात्रों को मिलिट्री लेनी होती है, जो कि सबके लिए अनिवार्य है। महिलाओं के लिए 2 साल और पुरुषों के लिए 3 साल मिलिट्री के काम करना अनिवार्य है। नेक्स्ट है इजराइल की राजनीतिक शक्ति। इजराइल में संसदीय लोकतंत्र व्यवस्था है, यहाँ बहुदलीय व्यवस्था भी है और सरकार द्वारा कार्यकारी शक्ति का उपयोग किया जाता है, जैसे कैबिनेट के रूप में। और चीन की विशेषता के बारे में आ सकता है। चीन 2040 तक किस प्रकार एक तरीके उभरती शक्ति के रूप में अमेरिका से आगे निकल जाएगा, ये क्वेश्चन बनकर आ सकता है। तो पहला जो इसकी विशेषता है, जनसंख्या के मामले विश्व में प्रथम स्थान है और ये यूएनओ का स्थायी सदस्य भी है, इसी कारण इसके पास वीटो पावर भी है। एक अनुमान के अनुसार अगर चीन इसी गति से विकास करता रहा तो 2040 तक वह अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा। ये परमाणु संपन्न देश है, इसके पास विश्व की तीसरी सबसे बड़ी सेना है और स्रोत जो है गूगल है। ये कंप्यूटर, मोबाइल, मशीनरी उपकरणों आदि के बहुत बड़ा निर्यातक देश है। 2018 के आंकड़ों के अनुसार इसकी जीडीपी जो थी औसत वृद्धि 9.5% है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, ब्रिक्स की स्थापना कब हुई, इसका उद्देश्य क्या है? ब्रिक्स की स्थापना 2006 में रूस में हुई थी और ये ब्रिक्स जो है 5 देशों का समूह है। ब्रिक्स 5 उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका को जोड़ने के लिए बनाया गया है। ब्रिक्स सदस्य क्षेत्रीय मामलों पर अपने महत्वपूर्ण प्रभाव के लिए जाने जाते हैं और 2009 से ब्रिक्स राज्यों की सरकारें औपचारिक शिखर सम्मेलनों में सालाना मिलती रहती हैं। भारत ने 9 सितंबर 2021 को वर्चुअल रूप से इसमें हालिया 13वें शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की थी और इसका उद्देश्य है, ब्रिक्स का उद्देश्य है स्थायी, न्यायसंगत और पारस्परिक लाभ विकास के लिए समूह के साथ साथ अलग अलग देशों के साथ बीच सहयोग व्यापक स्तर को बढ़ाना। ब्रिक्स के द्वारा प्रत्येक सदस्यों को आर्थिक स्थिति और विकास में ध्यान में रखा जाता है, ताकि एक तरह ध्यान रखा जा सके कि दूसरे देशों की स्थिति क्या है। ब्रिक्स विभिन्न जातीय उद्देश्यों के साथ नए आशाजनक और राजनीतिक और राजनयिक इकाई के रूप में उभर रहा है, जो वैश्विक वित्तीय स्थानों में सुधार के मूल उद्देश्य से परे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 24, सार्क संगठन, सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। और इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है, सार्क संगठन विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला आर्थिक राजनीतिक संगठन है। मालदीव को छोड़कर इस संगठन के सभी सदस्य भारतीय उपमहाद्वीप के हिस्से हैं और संगठन बनाने का विचार बांग्लादेश के राष्ट्रपति जियाउर रहमान को ने दिया और 2005 में 13वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान को सार्क में शामिल करने की सहमति बनी। 2007 में 14वें शिखर सम्मेलन में शामिल हुआ। 7-8 दिसंबर 1985 को ढाका में हुई दक्षिण एशिया 7 देशों ने की थी इसमें, मतलब कि जो सार्क की स्थापना है दक्षिण की 7-8 दिसंबर 1985 को की गई थी। 7 देशों ने भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव इन राष्ट्रीय अध्यक्षों के द्वारा सार्क की स्थापना की गई। सार्क
का अपना संविधान चार्टर है जिसमें 10 धाराएं हैं। इसमें सार्क उद्देश्य, सिद्धांतों, संस्थाओं, वित्तीय व्यवस्थाओं को परिभाषित किया गया है। सार्क 15-16 नवंबर 2016 को 19वां शिखर सम्मेलन इस्लामाबाद पाकिस्तान में आयोजन किया गया। कश्मीर में हुए आतंकी उरी हमले के विरोध में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया और बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भूटान, मालदीव और श्रीलंका ने भी सम्मेलन में भाग नहीं लिया। और इसका उद्देश्य क्या था? जन कल्याण एवं जीवन स्तर में सुधार, सामूहिक आत्मनिर्भरता में वृद्धि, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास, आपसी विश्वास और तथा एक दूसरे की समस्याओं का मूल्यांकन करना, आर्थिक व सामाजिक, संस्कृति, तकनीक और वैज्ञानिक क्षेत्रों में सक्रिय सहयोग करना, पारस्परिक सहायता में वृद्धि करना, अन्य विकासशील देशों के साथ सहयोग में वृद्धि करना, सामान्य हित मामलों में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आपसी संबंध मजबूत करना, ये इसके उद्देश्य थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 24। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ सकता है वो है वैश्वीकरण क्या है और वैश्वीकरण के लाभ का वर्णन करें या हानि का वर्णन करें या कह सकते हैं सकारात्मक नकारात्मक। तो वैश्वीकरण एक बहुआयामी अवधारणा है जिसका बुनियादी अर्थ है प्रवाह और विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तुओं, सेवाओं, विचार, निवेश और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान वैश्वीकरण कहलाता है। और वैश्वीकरण जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विकास हुआ है, प्रौद्योगिकी का विकास हुआ इससे, और बहुराष्ट्रीय कंपनी के लिए वैश्वीकरण जो है लाभदायक है। तो इसका सकारात्मक प्रभाव क्या है कि ये कंपनियों के लिए लाभदायक है क्योंकि अनेक उत्पाद जो है संपन्न वर्ग खरीद रहा है। वैश्वीकरण के कारण रोजगार में वृद्धि हुई है और पूंजी की आवाजाही में वृद्धि हुई है, एक दूसरे की संस्कृति की पहचान हुई है, देश के साधनों का विकास हुआ, ये इसके सकारात्मक प्रभाव है। और नकारात्मक प्रभाव है वैश्वीकरण पूंजी का एक हिस्सा के रूप में जिसमें अमीर गरीब होता जा रहा है। इसका लाभ अधिकांश जनता को नहीं पहुँचा है, इसमें आर्थिक असमानता को बढ़ावा दिया है और इसके प्रभाव से तीसरी दुनिया के गरीब देशों में बेरोजगारी बढ़ गई है और संचार सुविधा का गलत इस्तेमाल हो रहा है। और वैश्वीकरण का आर्थिक वैश्वीकरण, सांस्कृतिक वैश्वीकरण, राजनीतिक वैश्वीकरण आता है तो क्या लिखेंगे? पूरे विश्व, पहला है आर्थिक वैश्वीकरण, पूरे विश्व में वस्तुओं व्यापार में वृद्धि हुई है, विदेशी पूंजी निवेश में वृद्धि हुई है, आर्थिक विकास तेजी से हुआ है, निवेशकर्ता अपना धन किसी भी देश में एक तरीके निवेश कर सकता है, तो ये आर्थिक प्रभाव है। सांस्कृतिक प्रभाव, खान पान पर व्यापक असर पड़ा है, पहनावे में परिवर्तन आने लगा है, देश के सांस्कृतिक समाप्त होने से नज़दीकियाँ बढ़ी हैं। और राजनीतिक प्रभाव आता है तो उसमें लिख सकते हो कि वैश्वीकरण के कारण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में बहुराष्ट्रीय कंपनी के हस्तक्षेप से राज्य कमजोर हुआ है और हर देश में राजनीतिक विकास तेजी से हुआ है। तो ये एक तरीके से क्वेश्चन है वैश्वीकरण के ऊपर आ सकता है या वैश्वीकरण का क्वेश्चन किसी भी केस से भी साथ जुड़ के आ सकता है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ सकता है वो आपका है कि जो भारत और बांग्लादेश के संबंध, भारत नेपाल के संबंध, भारत भूटान के संबंध, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे अभी करंट की बात करें तो भारत नेपाल का संबंध आ सकता है और भारत मालदीव का आ सकता है और भारत बांग्लादेश, भारत पाकिस्तान जो एक तरीके संबंध जो है वो हमेशा एक तरीके आते रहे हैं। तो मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ जो आ सकता है वो है भारत नेपाल और भारत भूटान। तो भारत नेपाल जो है, नेपाल में एक तरीके से कह सकते हैं कि नेपाल में लंबे समय तक राजा का लोकतांत्रिक और समर्थकों में जदोजहद चलती रही है और अब वहाँ पर राजनीति में माओवादी का प्रभाव बढ़ता रहा है। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेपाल के ऊपर आ सकता है, संबंध है और ये संबंध आप एक तरीके से इनको रीड करके जा सकते हैं कि एग्ज़ाम में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो जो भी मैंने अभी तक आपको 25 क्वेश्चन बताया और 25 के अलावा मैंने आपको संबंध बता रहा हूँ जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो आप इनको एक तरीके से एक्सप्लेन करके अच्छे तरीके से पढ़ के जाइए। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगे उसको लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।